अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम देखने वालों को विलिंग वेज के पेज पे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो। इस शो में हम उन स्किल्स की बात करते हैं जो ब्रेन बेस्ड स्किल्स हैं, जिनकी हार्ड वायरिंग हमारे ब्रेन में हुई हुई है। ऐसे कुल 12 स्किल्स हैं जिनके बारे में हम गाए बगाए आपको इन्फॉर्म करते हैं। मैं हूं सब्तैन मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं मिस शमाला बतूल, जो कि क्लिनिकल एक्सपर्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव स्किल्स के एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स को बताते चलें कि हम बात कर रहे थे लास्ट शो में टास्क इनिशिएशन की, एक एग्जीक्यूटिव स्किल के हम काम को शुरू क्यों नहीं कर पाते और क्यों डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आज हम जिस एग्जीक्यूटिव स्किल की बात करेंगे वो है अटेंशन को कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे फोकस बढ़ाया जाए। तो मिस, सबसे पहला सवाल कि ये एग्जीक्यूटिव स्किल है क्या? देखिए, स्टेइंग फोकस, इसको अगर हम कहें ना कि अपने फोकस को सस्टेन कर पाना, यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो। सस्टेन अटेंशन नाम से आपको पता लग जाता है कि अटेंशन को सस्टेन कर पाना यानी कांस्टेंट कर पाना। यानी जब भी हम किसी काम पर तवज्जो देते हैं तो फिर हमारा अटेंशन इधर उधर जाता है। बहुत ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। मतलब जितने भी एडल्ट्स या टीन्स के साथ हमने काम किया एग्जीक्यूटिव स्किल में, रिमार्केबली अटेंशन का जो ये सस्टेन अटेंशन का स्किल है और टास्क इनिशिएशन का, यानी इनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस, यानी टॉप पे ये वीकनेसेस कंसिडर की जाती हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे कि इसकी कुछ रीजंस हैं और इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। कुछ टेक्निकल बात हमेशा थोड़ी सी हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, बिकॉज बाय द डेफिनेशन अगर हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स या ह्यूमन स्किल्स को देखें तो दीज आर द ब्रेन बेस्ड स्किल्स। ब्रेन बेस्ड स्किल्स का मतलब सर ये है, क्योंकि हम गाहे बगाहे ये बात बताते जाते हैं कि वाई दे कॉल ब्रेन बेस्ड स्किल्स, बिकॉज दे जिस कहते हैं ना कि दे हैव हार्ड वायरिंग इन आवर ब्रेन। सो ये हार्ड वायरिंग इनकी हुई हुई है, यानी वी ऑल हैव द पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन विच इज डेडिकेटेड टू द एग्जीक्यूटिव स्किल्स। ठीक है। सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टेक्निकली अगर हम बात करें, ये जो हमारे माथे से पीछे वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पर हम सब के ब्रेन में, आई रिपीट, हम सबके ब्रेन में ये एग्जीक्यूटिव स्किल एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद हैं। एंड कितनी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम इसको यूज समटाइम्स फ़ायदा नहीं उठा रहे होते। और उसका रीज़न ये है कि ये स्किल्स जो हैं वो कुछ रीजंस की वजह से, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, कोई साइको सोशल स्ट्रेसर्स की वजह से, कुछ एडिक्शन प्रॉब्लम की वजह से ये एरिया ऑफ ब्रेन जब इन्फ्लुएंस होता है तो ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स भी जो है वो फिर इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। वो भी फिर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट किसी भी बंदे में करना शुरू कर देती हैं। सो ब्रेन बेस्ड का मतलब ये है कि वी ऑल हैव द पर्टिकुलर एरिया, द डेडिकेटेड एरिया फॉर द एग्जीक्यूटिव स्किल्स। सो इसलिए हम ये कहते हैं और ये हम हेल्प कर रहे हैं अपने व्यूअर्स की कि वो इसके ऊपर इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन से एग्जीक्यूटिव स्किल्स उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हैं और उनको वो बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश करके एनहांस कर सकते हैं। सो जहाँ पर अटेंशन स्पैन की बात आती है और सस्टेन्ड अटेंशन की एग्जीक्यूटिव स्किल आती है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं, सो बाय द डेफिनेशन द एबिलिटी टू मेंटेन और सस्टेन योर अटेंशन इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, बोर्डम, फटीग, कोई भी रीज़न हो, आपके अंदर ऐसी क्या कैपेसिटी, एबिलिटी मौजूद है कि आप अपनी तवज्जो को एक जगह पर रख सकें व्हाइल यू आर डूइंग सम टास्क। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, पर्पस है, जहाँ पर अटेंशन रिक्वायर्ड है, तो क्या आप अपनी अटेंशन को उधर रख सकते हैं या नहीं रख सकते? डिस्ट्रैक्शंस के होने के बावजूद भी, यानी कि अगर आपके पास आसपास शोर में आप बैठे हुए हैं, सेलफोन्स हैं, इंटरनेट हैं, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी आप एक किसी काम पे फोकस्ड हो। बिल्कुल। नाउ दिस इज कॉल्ड इन फैक्ट द एबिलिटी, और वी कैन से दैट कि दिस इज आवर स्ट्रेंथ ऑफ एग्जीक्यूटिव स्किल। कोई बंदा जब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करता है और उसको क्लेम करता है, और जब भी हम उसको एक इनफॉर्मल सा असेसमेंट के प्रोसेस से गुजारते हैं हम अपने क्लाइंट्स को, जो कि नॉर्मल वेरिएशन के प्रॉब्लम के साथ आते हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी सिवियर डिसऑर्डर, दे जस्ट वांट टू इम्प्रूव देयर एग्जीक्यूटिव स्किल्स। सो उस हवाले से जब हम बात करते हैं, तो जब हम ऐसे इनफॉर्मल से असेसमेंट करते हैं, व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग देम द डेफिनेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्किल्स, सो दे स्टार्ट सेइंग दैट कि
यस, ये डिपेंड करता है। अगर तो काम मेरे इंटरेस्ट का है सो आई कैन फोकस ऑन इट, अगर मेरे इंटरेस्ट का नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे इन फोकस। लेकिन यार डेफिनेशन जो है वो इससे डिसएग्री कर रही है इस आइडिया से। एग्जैक्टली, डेफिनेशन आपको ये कह रही है ईदर इंटरेस्ट हो और ना हो। If you have the capacity to maintain or sustain your attention in a particular task, चाहे वो बोरियत से भरा क्यों ना हो, तो ही आप क्लेम करें कि yes I have the ability to sustain। आपने फटीग का भी वर्ड यूज किया, चाहे आप थके हारे टूटे हुए हैं, फटीग्ड हैं, उसके बावजूद भी फोकस मेंटेन रखना है। फोकस मेंटेन कर, चाहे आपके सेशंस कितने भी हुए यहाँ पर, सो यू हैव टू फोकस कि हमें ये प्रोग्राम करना है, तो हम फोकस्ड होकर ये प्रोग्राम करें, ये एक्सपेक्टेशन आपसे भी होगी। जी ज़रूर। सो बाय द डेफिनेशन अगेन हम इसको ज़रा कंक्लूड करें तो वो ये है कि द एबिलिटी होना है ऐसी चीज़ की कि रिगार्डलेस कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो आपने डिस्ट्रैक्टेबिलिटीज़ की बात की, फ़ोन है, टीवी है, जब हम इसके रीजंस पर बात करेंगे तो इसको और ज़्यादा एलिबरेट करेंगे। और इवन बोरियत, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसेंटली नज़र आता है आजकल। तो हर शख्स की ज़ुबान पे है कि मैं बोर बहुत हो जाता हूँ, बहुत जल्दी हो जाता हूँ, एंड कुछ करने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है। सबसे बड़ी एक्सक्यूज़ ये बनाई हुई, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ तो फिर मैं ये ड्रग्स कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो इसके बावजूद अगर आप अपनी तवज्जो किसी काम को करने में मेंटेन कर सकते हैं, आपका अटेंशन स्पैन इतना कैपेसिटी रखता है, तो फिर ये एग्जेक्टिव स्किल स्ट्रेंथ होगी। अब जब लोग नहीं रख पाते मेंटेन, चाहे उनके इंटरेस्ट का हो या ना हो, उनको बोरियत तंग कर दे तो वो काम छोड़ दें करना, उनको कोई डिस्ट्रैक्शन तंग कर दे तो वो काम छोड़ दें, यानी फोकस उनका इधर उधर हो जाए। सो ये सारी चीज़ें अगर होने के बावजूद आप नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। सो जो जल्दी से आइडेंटिफाई कर लें कि उनके अंदर एज अ स्ट्रेंथ है ये वीकनेस, ताकि हम उनको मैक्सिमम हेल्प कर सकें। जो लोग कोई भी काम करते हुए जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि एक काम कर रहे हैं उसे अधूरा छोड़ के दूसरी तरफ तवज्जो हो गई, फिर तीसरे की तरफ, वो लोगों में वीकनेस है ये। एग्जैक्टली, जैसे अभी आप देखें कि जो हम वीडियोस की बात करते हैं, सो जहाँ पर हमारी पसंद की बात नहीं हो रही होती, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ और फेसबुक पे वीडियोस की बात कर रही हूँ, कि जहाँ पर उनको लगता है कि अब ये हमारी पसंद की बात नहीं हो रही तो अगेन वो स्विच कर जाते हैं। इसी तरह से टीवी चैनल्स हैं, सो चाहे एक प्रोग्राम हमारा फेवरेट ही क्यों नहीं है, टीवी शो, लेकिन उसमें कोई ऐसा पार्ट आ जाता है जो हमें बोरियत दे रहा होता है तो हम फ़ौरन से चैनल चेंज कर देते हैं। सो ये इनफैक्ट ऐसे छोटे छोटे बिहेवियर जब हम सत्यान साहब करते हैं तो इनफैक्ट इस प्रॉब्लम को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। देखिए, अगर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है और उस फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना तो मुझे हर हाल में है, वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। अब उसमें मैं अगर कहती हूँ कि ये इंटरेस्ट का नहीं है, ये बहुत बोरिंग है, बहुत ड्राई है, बहुत दफ़ा मैंने कॉलेज लाइफ में, हम आई डोंट नो आपने सुना होगा नहीं, हिस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है काफ़ी ड्राई सा सब्जेक्ट है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते सुना था कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है और आपका। सो वहाँ पर फिर जब इस तरह का डिफ़िकल्टीज आपको आ रही होती हैं तो इनफैक्ट ये अटेंशन का प्रॉब्लम है आपको, और इस अनकॉन्शियसली जब आप इस तरह से अपने इंटरेस्ट के काम जो नहीं होते उनमें अगर आप छोड़ देते हैं तो इनफैक्ट ये प्रॉब्लम और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया कि वीकनेस किन लोगों में होगी ये और स्ट्रेंथ किन लोगों में होगी, तो आगे सबको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी कि जिन लोगों में स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है वो फोकस्ड होंगे इन स्पाइट ऑफ उनके आसपास कितना हल्ला गुल्ला है, वो कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो अपना काम जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस्ड होंगे। लेकिन जिनमें वीकनेस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इजीली। एग्जैक्टली। अब वो डिस्ट्रैक्ट, जब हम इसकी रीजंस पर बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी कि डिस्ट्रैक्शन जिसको हम कह रहे हैं असल में दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर सेल्फ और योर मूड ना। बिल्कुल। डिस्ट्रैक्ट भी अगर कोई नोटिफिकेशन अगर कोई फ़ोन की भी बजती है तो वो मेरा मूड है जो मुझे, ये इम्पल्स है जो मुझे कहेगी कि जी अच्छा चेक तो करो क्या व्हाट्सएप है, फेसबुक है। सो नाम हम इसको ज़रूर देते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन इस तरह से, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये इस तरह की प्रॉब्लम या कोई भी गैजेट जो है या कोई भी इवन कॉल फ्रेंड की डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी बिकॉज
यही जो स्किल है ये हेल्प करती है हमें गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस, जो कि इट्स अनदर एग्जीक्यूटिव स्किल। सो वहाँ पर भी इसका होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने गोल को परसिस्टेंटली अचीव नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते जब तक फोकस ही नहीं है। यस, इफ वी डोंट हैव दिस स्किल एज अ स्ट्रेंथ, तो हम वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। हाँ, उसमें फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो गोल्स बनाते हैं, वेट मैनेजमेंट का, अपना वेट लूज करना है, गोल बनाया है, फिर वो पूरा नहीं कर पाए, लाइफ में कुछ करने का गोल बनाया है, वो पूरा नहीं कर पाए, नंबर ऑफ गोल्स बना लेते हैं और पूरा कुछ नहीं कर पाते, फोकस कम होने के बिल्कुल आपने बहुत ही राइटली पॉइंट किया वेट मैनेजमेंट पे। कोई भी रिकवरी प्रोग्राम है, चाहे वो वेट का है, चाहे वो एडिक्शन का है, इवन रिकवरी से मुराद मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को यानी क्रॉनिक इलनेसेस की बात करें, नॉर्मल भी डेली रूटीन में काफ़ी डेली रूटीन में अगर हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर ये एक हैबिट डेवलप हो रही है कि हम बड़ी जल्दी आई डोंट नो, आई एम यूजिंग दिस राइट वर्ड, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, उकता जाते हैं, तो इसका ताल्लुक आपके अटेंशन स्पैन से है। एंड जब हम ब्रेन की बात करते हैं ना, तो उस पर भी हम ज़रा इनलाइटमेंट करेंगे। मैं चाहता हूँ आप उसको भी डिस्क्राइब करते जाएं कि ब्रेन का रोल क्या है इस स्किल में, अटेंशन और फोकस में कैसे ऑपरेट होता है। हाँ, बिफोर दैट कि हम उसको डिस्कस करें, मैं ये बताना चाहूँगी इम्पोर्टेंस के हवाले से कि ये जो अटेंशन स्पैन है हमारा, और अटेंशन को फोकस कर पाना है और अपनी तवज्जो को अपने टास्क पर रख पाना है, कहने को ये बहुत मामूली सी बात साउंड करती है, लेकिन इनफैक्ट इससे और बहुत सारी स्किल्स रिलेटेड। बिल्कुल। कितने एक्सीडेंट्स इस वजह से हो जाते हैं कि लोगों का ध्यान नहीं होता ड्राइविंग करते हुए, एंड उनको जस्ट एक हैबिट भी होती है, मतलब और ड्राइविंग करते हुए कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, एफएम चल रहा है या सेलफोन है वो यूज़ कर रहे होते हैं, साथ जो बैठा है उस पर बात हो रही होती है। फिर आपने राइटली पॉइंट किया कि मूड उसमें भी हमारा किरदार प्ले कर रहा था कि मूड अच्छा नहीं है तो ड्राइविंग भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। हाँ, ड्राइविंग के हवाले से तो अंडर एस्टिमेट और या ओवर एस्टिमेट भी हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को कर रहे होते हैं ना। जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो आपने 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन की बात की थी ना, कि उसमें एक बड़ा शानदार प्रिंसिपल है कि आप एक टाइम पर एक काम ज़्यादा से ज़्यादा दो, मतलब मल्टीटास्कर इल्यूजन है कि हम ये बहुत बड़ा मिथ है। इवन जॉब इंटरव्यूज में इस चीज़ को एक अच्छा पॉइंट समझा जाता है कि आई एम अ मल्टीटास्कर, या ज़्यादातर लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आई एम अ मल्टीटास्कर, मैं एक वक्त में ज़्यादा सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन साइंस इसके अपोजिट हमें गाइड करती है। आई रिमेंबर वन ऑफ माई पेशेंट, उन्होंने कहा उनका ना अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा नहीं था ड्यू टू ड्रग्स ना। सो हम ग्रुप कंडक्ट कर रहे थे, तो उनको मैंने जब फीडबैक इस हवाले से दिया, मैंने कहा सर आर यू ओके, इज़ एवरीथिंग ओके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नोटिसिंग द पॉइंट्स जो कि आप दे रहे हैं। सो मैंने कहा वो मुझे लगा कि शायद आपका अटेंशन नहीं है। तो कहते नहीं मैम, आई एम अ मल्टीटास्कर, मैं एक टाइम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सोच भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ, तो क्या पॉसिबल नहीं है? आस्क्ड मी एक्चुअली। सो मैंने कहा येस इट इज़ पॉसिबल, अगर रिजल्ट्स शो कर रहे हैं। अगर आप एक काम कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप अपने आप को ये इल्यूजन में रखे हुए हैं कि आई एम अ मल्टीटास्कर, और रिजल्ट्स आपके कुछ और कह रहे हैं, फिर इसका मतलब ये है कि यू हैव टू ब्रेक योर इल्यूजन और डिल्यूजन कि आई एम अ मल्टीटास्कर। लेकिन अगर आप 1, 2, 3 काम जो कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी डाउन होती जा रही है और आप बस अपने आप को तसल्ली दिए हैं, तो फिर उस पर फिर थोड़ा सा अनबाइज्ड वे में एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आई एम राइट कि मैं मल्टीटास्क करूँ या मैंने अपने आप को। सो ह्यूमनली आई थिंक पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पर आप ज़्यादा काम करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंटरव्यूज में ज़रा ये अपनी स्ट्रेंथ बता है, ये वीकनेस कि आपका अच्छा एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई एम श्योर आप एग्री करेंगे कि जब कोई बंदा ये कहता है कि आई एम अ मल्टीटास्कर और मैं एक टाइम पर 2-3 काम कर सकता हूँ, तो उसमें हमें ये इम्प्रेशन जाता है कि ये कोई मूड इश्यूज हैं कि आप सस्टेन नहीं कर पाते अपनी अटेंशन को, तो फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर यानी वो स्विच करते रहते हैं, इम्पल्सिविटी ज़्यादा है। अच्छा, ब्रेन की बात आप कर रहे थे कि उसमें क्या रोल है, इसमें पूरी तवज्जो अपने व्यूअर्स की चाहूँगी कि बिकॉज थोड़ी सी टेक्निकल बात हम करने जा रहे हैं, जिसको आसानी से बताने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम कोशिश मेरी होगी कि मैं आसानी से बताऊँ, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स ना यूज़ करूँ। देखिए, जब हम इसको स्टडी कर रहे थे अटेंशन, सस्टेन अटेंशन के ब्रेन में, वो उन्होंने कहा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लोकेटेड होता है ब्रेन में अटेंशन को
आइडेंटिफाई करना। बट न्यूरो साइंटिस्ट ने फिर ये जब स्कैन्स करके और रिसर्चेस करके ये आइडेंटिफाई किया कि इसको कहाँ पर हम देखते हैं, तो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की उन्होंने देखा कि जब काम नहीं भी कर रहा होता दिमाग हमारा, जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, यानी जब हम सो रहे होते हैं तो वो उसका रेस्ट टाइम होता है। उन्होंने कहा कि स्कैन्स में ना कुछ एक्टिविटीज़ का जिसको साउंड कहते हैं ना, नॉइज़ कहते हैं, वो फील किया जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने, कि जब हमारा ब्रेन एक्टिवली नहीं भी ऑन होता तब भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इसको उन्होंने जो नाम दिया, जो कि ऑलवेज ऑन रहने वाला दिमाग है, उसको उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ द ब्रेन, यानी जो हर वक्त ऑन रहता है, चाहे आप सोए हों, उठे हों, काम कर रहे हो, ना कर रहे हो। यानी कि फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, हमारा ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं करता। अगर मैं 0% की बात करूं तो एक्टिविटी 0% ब्रेन की कभी नहीं होती। ब्रेन की एक्टिविटी 0% नहीं होती, लेकिन रेस्ट वो ज़रूर करता है। ठीक है, यानी ब्रेन की एक्टिविटी 0% इसलिए नहीं होती कि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो भी हमारे केमिकल्स डाउन हो रहे होते हैं। कुछ अगर मैं बहुत सिंपल वे में समझा पाऊँ तो जो केमिकल डाउन हो रहे होते हैं, तो ब्रेन की तो वो एक्टिविटी ही है ना, बिल्कुल, बट डाउन होने से वी फील रेस्ट और रिलैक्स्ड। सो एक्टिविटी तो डेफिनेटली हो रही होती है, लेकिन रेस्ट ज़रूर करता है ब्रेन, बिकॉज नींद के बारे में आज एंड ऑफ द शो में हम बहुत काफ़ी फोकस करेंगे। एग्जैक्टली अटेंशन पे हम बात कर रहे हैं कि सस्टेन अटेंशन कैसे मेंटेन किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। मिस मला, आप व्यूवर्स को बता रही थी कि ब्रेन का इसमें क्या रोल होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट मोड की आपने बात की। जी, मैं अब वही बात हम दोबारा थोड़ा सा शुरू करते हैं, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि थोड़ी सी टेक्निकल सी ये बात है कि हमारा ब्रेन हर वक्त एक ऑन मोड में रहता है, ऑन मोड में रहता है। रेस्टिंग की बात मैं नहीं करी, ऑन रहता है। उसने कुछ ना कुछ टास्क तब भी करने होते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तो उसके हिस्से कुछ जिम्मेदारियां डेफिनेटली हैं। अब जब हम अटेंशन की बात करते हैं ना, जैसे ही वो ऑन मोड और ये डिफ़ॉल्ट मोड की बात हम कर रहे हैं, सो उसमें कोई पर्पस आता है तो हमारा अटेंशन फ़ौरन से उस टास्क की तरफ, उस एक्टिविटी की तरफ होना शुरू होता है। सो ब्रेन की एक्टिविटी ज़रा डिफरेंट होती है, ठीक है। सो वो जो ब्रेन की एक्टिविटी है तो वो अटेंशन स्पैन है इनफैक्ट, यानी हमारा डिफ़ॉल्ट मोड जो है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जब हम सस्टेन अटेंशन की बात करते हैं, ठीक है। एंड इस डिफ़ॉल्ट मोड को जब हमारा एनवायरनमेंट, थॉट, मूड, स्ट्रेस, मूड कुछ भी इफेक्ट करता है तो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड रिवर्ट करता है, देन वी हैव ए प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड के वीकनेस ऑफ सस्टेन अटेंशन। फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रहता। एग्जैक्टली, यानी मैं अगर और सिंप्लीफाई कर सकूं कि हमारा हर वक्त ऑन रहने वाले दिमाग के हिस्से में जब कोई माहौल से, हमारे इनर से, यानी हमारी सोचों की वजह से, हमारे मूड की वजह से प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम फिर हमारे अटेंशन स्पैन को इफेक्ट कर रही होती है। सो ब्रेन का इतना यानी कॉम्प्लिकेटेड सा उन्होंने रिसर्चर्स ने कहा कि ये है, लेकिन होता ये है कि जब हम सस्टेन अटेंशन की वीकनेस की बात करते हैं तो वो इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि वो लोग जो सस्टेन अटेंशन की वीकनेस रखते हैं, इनफैक्ट उनके जो डिफ़ॉल्ट मोड है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती है, वहाँ पर वो रिवर्ट कर रहा होता है। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस वो जो है वो हम अटेंशन स्पैन के इश्यूज फील करते हैं। अब इसी एरिया में रिमार्केबल प्रॉब्लम जब आती है, रिमार्केबली रिवर्ट करता है जब यही एरिया, तो देन ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी जो है वो डिसऑर्डर्स आते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो एक एजिंग डिसऑर्डर है, वो प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स फिर इस जो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है, जो हर वक्त ऑन रहने वाला हमारे एरियाज ऑफ ब्रेन है, उनमें जब प्रॉब्लम आती है, उनमें जब प्रॉब्लम किस वजह से आती है वो अभी हम रीजंस में बताएंगे। कि सिर्फ सिंपली कि जब हमारा हर वक्त ऑन रहने वाले दिमाग का पार्ट है उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो देन वी हैव डिफ़िकल्टीज इन फोकसिंग अटेंशन। सो उसमें फिर वो डिसऑर्डर्स भी जा सकते हैं, बट हियर वी आर डिस्कसिंग द नॉर्मल वेरिएशन। हम तो डेली रूटीन की बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जब ज़्यादा ख़राबी होगी तो फिर वो डिसऑर्डर्स, अटेंशन के जो डिसऑर्डर्स हैं
उनकी तरफ, उसकी तरफ वो फिर आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हाइपर, वो जो ADHD की बात हम करते हैं कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, अल्जाइमर डिसऑर्डर है, सो वो प्रॉब्लम आना शुरू होती है। लेकिन यहीं इसी एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वही नॉर्मली हैव दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। मैं जब अटेंशन के बारे में पढ़ रहा था तो पढ़ते हुए इसका ताल्लुक मेमोरी के साथ काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है उससे रिलेट कर सके कि जब हम ऐसी कॉमन रूटीन में जब हम रोड पे खड़े हुए, कितनी सारी कार्स गुजर रही होती हैं, कानों में कितनी आवाज़ आ रही होती है, कहीं हम बाज़ार में खड़े हैं, लेकिन हम सब चीज़ों को अटेंड नहीं कर रहे होते। तो अटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ को मैं अटेंड करूँगा वही मेरे ब्रेन में एंटर होगी, उसको मैं ज़्यादा दे रहा हूँ कि मेरी ब्रेन में, मेरे नॉलेज में आ जाए। तो अटेंशन तो इतनी इम्पॉर्टेंट है। Exactly. और इसी को फिर हम परसेप्शन भी कहते हैं। आपने मेमोरी की बात की ना, कि हम मेमोराइज भी अटेंशन के बगैर नहीं कर सकते, हम परसीव भी अटेंशन के बगैर बिल्कुल, उसको अटेंड करेंगे तो परसीव होगा, परसीव करेंगे ना। सो देयर आर सो मेनी स्टिमुलाइज वी ऑलवेज फेसिंग इन आवर एनवायरनमेंट। प्राइमरी स्किल है, प्राइमरी स्किल है। और यानी बहुत सारी चीज़ों को हम एनवायरनमेंट में जो है वो फेस कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अटेंशन जिस चीज़ को देते हैं ना, तो वही फिर हमारी उसको फिर परसीव भी हम करते हैं, उसको फिर हम मेमोराइज भी करते हैं। आप बगैर अटेंशन के कोई चंक पढ़ते रहें, जिसको रट्टा कहते हैं, सो वो रट्टा तो लग जाता है, लेकिन आप मेमोराइज उस तरीके से नहीं कर पाते। रिदम टूटता है तो कोई चीज़ याद नहीं रहती, वो कोई रिदम टूटता है तो फिर वो कोई चीज़। लेकिन अगर हम पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं, तवज्जो देकर फोकस करके पढ़ते हैं, कोई भी चीज़, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे वर्किंग मेमोरी भी इससे रिलेटेड है कि हम वर्किंग मेमोरी इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंसेस को होल्ड करना है ना। सो अगर अटेंशन नहीं होगी तो वर्किंग मेमोरी भी इफेक्ट आपकी होगी, आपका गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस भी जो है वो इफेक्ट होगा। सो अटेंशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिस चीज़ को हम फोकस करते हैं तो वही हम उसको मेमोराइज भी करते हैं, और तो ही वही चीज़ें जो हैं वो हम परसीव भी करते हैं। और ये हमारे ब्रेन में जो हमेशा ऑन रहने वाला वो एरियाज़ हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनसे रिलेट करता है, उनसे और जिससे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि ऑटोमेटिक भी है। जैसे अभी आपने कहा ना कि हम रोड पर खड़े होते हैं तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि हमारा ब्रेन काम कर रहा है, कि आवाज़ आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं पर वो हम फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जनरल हम देख रहे हैं। देखिए जैसे हम इस रूम में बैठे हुए तो हर चीज़ पर तो फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें ये पता है कि सर्टन चीज़ें इर्द गिर्द हैं। सो ये जो एक इम्प्रेशन और सेंस है, ये हमारे ब्रेन के एरियाज में ही हो रही है, और ये ऑटोमेटिक सा है, ऑटोमेटिक है, वो डेडिकेटेड एरियाज हैं जो ऑन रहते हैं हर वक्त। अब इन्हीं एरिया में चेंजेस लाकर मैंने जब फोकस किया इस टेबल पर, लाइट पर, इस सोफ़ा पर, बैकग्राउंड पर, सो इसका मतलब ये है कि फिर मेरी अटेंशन जो है वो उसी एरिया में कोई चेंज लेकर आई हूँ तो मैं फोकस्ड हो गई हूँ। अब उसी एरिया में कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो ही मेरा अटेंशन जो है वो खराब होना शुरू होगा। आई होप मैं समझा पाई हूँ अपने व्यूअर्स। मेरे ख्याल से तो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड, बुक्स खुद कह रही हैं कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। बताना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि नॉर्मली भी जब हम चीज़ों को अटेंशन नहीं भी दे रहे होते तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए। हम लोग काम करते हुए चीज़ों पे, हम लोग अगर ऑफिस में हैं कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद होती हैं, हम लोग अगर घर पे हैं किसी से बात कर रहे हैं तो कितनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो फिर अटेंशन बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल। मिस अगर आगे बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को, रीजंस पे अगर हम बात करें कि क्या वजह है जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिविटी का तो आपने बताया कि वो ऑलवेज ऑन वाले एरिया में गड़बड़ है, प्रॉब्लम हुआ, उसके अलावा क्या ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं रहता? देखिए अगर हम टेक्निकली बात करें ना, जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली में ब्रेन के उस एरिया में डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो उसके यानी फिज़िकल अगर हम एग्जिस्टेंस देखें तो वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं जिसकी वजह से फिर अब वहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ कैसे सकती हैं, यानी आपका ब्रेन का वो जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो रिवर्ट क्यों करेगा। आपने जिक्र किया कुछ एक्सटर्नल मूड का, स्ट्रेस का, इसमें कुछ वो कहते हैं कि कॉग्निटिव वेरिएबल्स होते हैं, आपके सोचने के अंदाज जो है, सोच जो है आपकी, वो अटेंशन को डिस्टर्ब कर सकती है। आपके स्ट्रेस जो है वो अटेंशन को डिस्टर्ब कर सकती है। आपका स्ट्रेस, अगर आप साइको सोशल स्ट्रेसर्स में हैं,
तो वो आपके अटेंशन को इफ़ेक्ट कर सकती है, यानी उस डिफ़ॉल्ट मोड को अपसेट कर सकती है। इसी तरह से जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन पे भी जाएं तो 3 चीज़ों का वो नाम लेते हैं ना कि इट्स एबिलिटी टू सस्टेन योर अटेंशन इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, बोर्डम एंड फटीग। अब डिस्ट्रैक्टिबिलिटीज़ जो है ये एक रीज़न बन जाती हैं हमारे ब्रेन के उस एरिया को इन्फ्लुएंस करने जो अल्टीमेटली इस अटेंशन का प्रॉब्लम हमारी लाइफ में लेकर आता है। इसमें इंटरेस्ट का रोल भी आ जाता है कि अगर कोई टास्क ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट लेवल कम है तो उसमें फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी की जब हम थोड़ी बात पहले भी की थी कि वो कुछ भी हो सकता है ना, इंटरेस्ट भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको कि अगर इंटरेस्ट का काम नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको वो काम ज़रा अटेंशन बोरिंग लगता है, उसको करना जो है बात भी की वो मुश्किल हो जाता है आपका उसमें फोकस करना। लेकिन डिस्ट्रैक्शन और भी हो सकती है। अब आप एक काम करने लगे हैं एंड फ़ोन बज गया है, आपका बेल हो गई है, नोटिफिकेशन की बीप आ गई है, तो ये भी डिस्ट्रैक्शन है। कोई काम करने लगे हैं, टीवी पे कुछ आ गया तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है। सो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको उस काम के तवज्जो को ख़राब करे, you know this is the definition of distractibility। कुछ भी, it could be anything, वो एक थॉट भी हो सकती है। इंटरेस्ट की बात आपने की तो ये इनफैक्ट तो हमें थॉट मूड ही दे रहा होता है ना कि ये दिल नहीं कर रहा तुम्हारा है, इस तरह से। फिर फटीग की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट कि अटेंशन जो है वो फटीग से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जैसे हमने कल प्रोग्राम किया कोडिपेंडेंसी पर, तो वहाँ पर कोडिपेंडेंस में ना एक फटीग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। समटाइम हमसे वो डिफ़िकल्टी के तौर पर शेयर कर रहे होते हैं कि मैं कुछ अरसे से नोट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। अब ये जो रीज़न वो बताते हैं ना कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, तो मेरी ये नहीं, उसको क्लेम ये कर रहे होते हैं कि ये कोई मेमोरी इश्यूज़ मेरे साथ हो गए हैं, उसको डिफ़ाइन इस तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हम उनको ये बताते हैं कि असल में इसका ताल्लुक आपके अटेंशन से है और इसका ताल्लुक आपका कंसंट्रेशन से है। जब आप थक जाते हैं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली रजिस्टर भी नहीं कर पाते। अब एक थका हुआ बंदा जितना मर्जी पढ़ता रहे, उसको ना वो फोकस कर पाएगा, ना वो रिटेन कर पाएगा, ना वो रिकॉल कर पाएगा। सो अल्टीमेटली फिर वो चीज़ें सामने आती हैं कि अच्छा यहाँ पे मैंने चाबियाँ रखी थी, मैं भूल गई, अच्छा मैंने ये काम किया, ये मेडिकेशन लेना भूल गए। तो इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ होती है वो इनफैक्ट अटेंशन ही होती है, लेकिन उसका रीज़न सम टाइम फटीग भी हो सकता है। एंड मदर्स को ऑनेस्टली स्पीकिंग सप्तान साहब, मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व देखती हूँ कि वो अपने रेस्ट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती, इवन अलाउ नहीं करती हैं अपने आप को रेस्ट करना। मतलब उनके नज़दीक मदर की डिक्शनरी में रेस्ट का वर्ड शायद उनके रोल को सूट नहीं करता है। वो बल्कि होना सबसे पहले नंबर पे चाहिए, क्योंकि वो अगर रेस्ट करेंगे, ठीक होंगे, तो भी वो अपने लव्ड वंस का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जो कि हम सिखाते भी हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो उनको शायद, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि वो जो हमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है ना, वो उस बिलीफ को ब्रेक करने में आती है कि वो जो टाइटल अपने आप को दे चुके होते हैं, एक अच्छी बीवी का, अच्छी माँ का, उनको लगता है कि शायद मैं रेस्ट कर लूँगी, मैं कोई अपनी पसंद का काम कर लूँगी, मैं कोई माई टाइम निकाल लूँगी, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा मेरे लव्ड वन के साथ। उनको कोई एहसास से गुनाह हो रहा है, और इसी वजह से फिर फटीग, और फटीग की वजह से फिर वो जो मेमोरी इश्यूज, जो अटेंशन के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। सो इनफैक्ट वो मेमोरी इश्यूज नहीं होते, इनफैक्ट वो आपका फटीग आपको रजिस्टर करने में प्रॉब्लम कर रहा होता है। आप फोकस नहीं कर पा रहे होते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, आपको मेमोराइज करने में डिफ़िकल्टीज हो रही होती हैं। सो एक चीज़ हमने डिस्कस की कि आपका स्ट्रेस प्रॉब्लम बन सकता है, फिर हमने डिस्ट्रैक्टिबिलिटीज़ की बात की, फिर हमने फटीग की बात की। एक सबसे कॉमनली आने वाला जो प्रॉब्लम है, जो रीज़न है अटेंशन को फोकस ना कर पाने की, वो ये है बोर्डम। बोरियत का मुझे लगता है इसमें हम स्पेशल प्रोग्राम करें बोर्डम को। नहीं, आप बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मतलब फ्रीक्वेंटली ये कंप्लेंट्स जो है वो हम सुन रहे होते हैं कि
बोरियत बहुत ज़्यादा है, बोर बहुत हो जाता हूँ, बोरियत को कैसे किल किया जाए। और अगर हम इसकी ज़रा इसको अगर हम एनालिसिस करें, जिसको फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, तो वो हम देखते हैं कि बोरियत कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट ए फीलिंग। एग्री करते हैं आप सब? बिल्कुल कि ये एक फीलिंग है जिसमें आप अपने आप को ये बता रहे होते हैं कि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खुद को हम खुद ही मैसेज दे रहे होते हैं, खुद को जस्ट ए फीलिंग, जिसको फिर मतलब आपसे मैं कहूँ कि आप बोरियत को एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? फीलिंग ऑफ डूइंग नथिंग, फीलिंग ऑफ डूइंग नथिंग, यानी फील लाइक आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। इसको बोर्डम कहते हैं। हाँ। कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं कुछ करूं, आई एम बोर्ड, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्या ज़िंदगी है मेरी। इस तरह के लोग जुमले बोलते हैं। हाँ, कि कुछ है ही नहीं करने को। अब ये भी मुमकिन है कि किसी की लाइफ में कुछ ना हो करने को। जस्ट ए फीलिंग, आपको लग रहा होता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देयर आर सो मैनी थिंग्स विद इन रिसोर्सेज जो हम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दैट जो हम यहाँ पर केसेस डील कर रहे होते हैं कि उनकी मर्जी के जो काम है वो हम ट्रीटमेंट अलाउ नहीं कर रहा होता कि आप वो करें, तो कहते जी वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, वो तो फिर तो बोरियत ही है एंड ऑल दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा हमसे ये भी शेयरिंग हमारे पेशेंट कर रहे होते हैं कि ड्यू टू बोरियत हमने जो है वो ड्रग्स की हैं कि कुछ करने को नहीं था तो मैंने कहा कि सो इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं है, और इनफैक्ट ये बहुत कुछ भी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को भी ये प्रॉब्लम काफ़ी अगर हम कट ऑफ एज देखें तो ये चाइल्डहुड में भी है, यंगस्टर्स में भी है, एडल्ट्स में भी है ये चीज़ कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा एज एरियाज़ को इसने इफेक्ट किया। टीन्स में तो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, हम मतलब एडल्ट्स की जहाँ तक बात आती है तो दे आर नॉट यूज्ड टू डू एनीथिंग। सम टाइम उन्होंने अपने आप को ट्यून अप किया, ऑक्युपाइड होते हैं। बिलीव ये होता है कि देखें, विद ऑल रिस्पेक्ट, हम सब ऐसे बिलीव्स को सम टाइम हमारे यंगस्टर्स रखते हैं कि फन होना चाहिए, ऐश होनी चाहिए। और फन की डेफिनेशन काफ़ी डिफरेंट सी है। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो आजकल गाने टीवी पे आते हैं, हनी सिंह वगैरह, उस टाइप की वो फन की डेफिनेशन वो डेवलप होती जा रही है। मतलब फन होना चाहिए, वी आर नॉट अगेंस्ट फन एंड एडवेंचर थिंग्स, लेकिन उसको यानी सिर्फ फन नहीं होना चाहिए। हमारा ये डिसएग्रीमेंट है कि आपकी लाइफ में सिर्फ फन हो तो वो भी आपको बोर कर देगा इनफैक्ट। सो वो नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, यानी वो जो एक जिस पॉइंट को मैं ज़रा हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि ये जो हमारा परसेप्शन है अबाउट द लाइफ, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नो हमने कैसे सीख लिया ये कि कुछ ना करना डिज़ायर है। अगर हम बिल्कुल वेले घर में बैठे रहें, खाते रहें, मौज करते रहें, पैसे उड़ाते रहें, शॉपिंग करते रहें, सो नाउ दिस इज़ लाइफ। आज सुबह एक क्लाइंट से बात हो रही थी तो मैं उनके साथ थिंकिंग एरर्स पर बात कर रही थी, तो मैंने कहा आपको लगता है कि डू यू हैव एनी थिंकिंग एरर जो आप डिफ़ाइन करें, हम अभी तक ना डिस्कस कर सकें? यस मैम, मुझे ये थॉट आती है कि यू ओनली लिव वंस। ओहो, दैट इज़ हिज थिंकिंग एरर कि ये मुझे लगता है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि तुमने सिर्फ एक ही दफ़ा ज़िंदगी है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम इसको 40 साल ही जी लो। अब उनका प्रॉब्लम जो था ना वो ओवर ईटिंग का था, वेट के प्रॉब्लम के साथ थे, तो उनको जो डिफ़िकल्टी आ रही थी कि वो कहते थे कि मैं इस थॉट को रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है तो मैं क्यों अपनी खाने की जो मज़े करो मज़ेदार खाने उसको क्यों ना चेक करूं, सब डिशेस को खाऊं, हाँ, पीऊं, वेट मतलब को छोड़ो। चेक करने पे तो हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, लेकिन वो जिस तरह से चेक करेंगे तो वो फिर उस पर फिर थोड़ा सा होगा। सो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें डेफिनेशंस और परसेप्शन जो है बोरियत के बारे में, अगर हम इसको कहते हैं कि इट्स एन इमोशन, तो फिर मेरे ख्याल से डिफरेंट मैनेजमेंट हम सब की होगी। हाँ, हम इमोशन है उसको फील कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स देखे जा सकते हैं कि अभी मैं क्या करूँ, कोई काम कर लूँ। तो बोर्डम की डेफिनेशन और फ़न की डेफिनेशन हमें अपनी लाइफ में ज़रूर रिव्यू कर लेनी चाहिए कि क्या हम सही बिलीव्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे अटेंशन जो है वो इतना वीक हो जाता है, फोकस नहीं कर पाते, तवज्जो नहीं दे पाते, ध्यान
कि इतना कम हो जाता है। तो मिस अगर हम उसको समराइज़ करें, उसको थोड़ा रिव्यू देते हैं। आपने बात की कि हमारे स्ट्रेस जो हैं वो उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस ज़्यादा है तो अटेंशन कम हो जाएगी। इंटरेस्ट पे हमने बात की, इंटरेस्ट ज़्यादा है। उसके अलावा फटीग पे हमने बात की, फटीग जब हो जाते हैं लोग तो वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर मेमोरी इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा परसेप्शन पे बात की हमने, मतलब बोर्डम के हवाले से परसेप्शन की मैंने बात की थी कि अगर हम बोरियत की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिव्यू कर लें अपनी लाइफ में कि बोरियत की डेफिनेशन हम दे क्या रहे हैं, जस्ट ए फीलिंग, जिसे हमने कहा कि इट्स एन इमोशन, जिस तरह से दूसरे इमोशंस होते हैं, तो अगर हम इसको इसी तरह से प्रिसीव करें और उसमें ऐसी उम्मीद अपने आप से मत माने कि जी आई हैव टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कि फिर ड्रग्स जैसी प्रॉब्लम की तरफ आपको लेकर आता है, तो टेक इट एज एन इमोशन ना। नॉर्मली हम जैसे दूसरे इमोशंस को लेते हैं तो उसको भी हमें एक इमोशन से, परसेप्शन को चेंज करने के हवाले से मैंने इसलिए ये बात की है कि बहुत दफ़ा हमें इट्स आवर एक्सपीरियंस हेयर कि जब हम ड्रग्स के यूज़ की बात करते हैं, सो 80% जो हमारे एडल्ट और टीन्स हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, just to kill my boredom and stuff like that. These kind of explanation and excuses they are giving in fact. So that's why I'm saying that ki we all have to review our perception towards the attention or fun loving activities or boredom. So जी आप, क्योंकि बोर्डम को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ड्रग्स इस्तेमाल कर लूँ या मैं कोई रैश ड्राइविंग कर लूँ या मैं वन व्हीलिंग करने लग जाऊँ। बोर्डम से डील करने के अगर हम बेहतर तरीके ढूंढ लें, या वही आपकी इस बात को मैं ज़रूर सेकंड करूँगा कि अगर हम अपनी फ़न की डेफिनेशन जो है उस परसेप्शन पे अगर हम काम कर लें तो ये इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। मतलब फ़न के हम वेरी नहीं हैं, डेफिनेटली हम सबकी लाइफ में फ़न होना चाहिए और फ़न के बगैर हम शायद सही तरह से परफॉर्म भी ना कर पाए। इट्स नीड ऑफ आवर लाइफ, बट द पॉइंट इज़ कि सारी ज़िंदगी फिर फ़न एक्टिविटी नहीं, और फ़न हम अपनी लाइफ में इट्स अप टू अस एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अगर मैं बात करूं एंड आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि इट्स अप टू अस टोटली कि हमें जो प्लेयर है अपनी लाइफ में वो ऐड करना कोई हमारी जिम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा कर ही प्लेयर को लें। मैं ड्रग्स के हवाले से बात बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जो खामोशी से किताब पढ़ते हैं और एक कप चाय पीते हैं, उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करके उनके लिए वो फ़न एक्टिविटी होती है, अपने बच्चों को टाइम दे के उन्हें खुशी मिलती है। तो फ़न की डेफिनेशन हमें रिविज़िट करने की ज़रूरत है। सो ये ज़रूर एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लें कि हमें एक दफ़ा परसेप्शन अपना चेंज करना है बोरियत और फ़न एक्टिविटीज़ के बारे में कि हम क्या परसीव करते हैं। सो I think there is a need to change your perception regarding fun or fun-loving activities or adventurous nature or boredom, and I think this will help us also. मैं सब आगे हम बात करें अटेंशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या ऐसे कौन से काम हैं जो हमें अटेंशन और फोकस ज़्यादा इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगी इसकी, अगर किसी में वीकनेस है तो स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। अच्छा, इसको हम दो तरह से मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। एक तो मैनेजमेंट, लेट सपोज एक बंदा है और उसका जो है वो अटेंशन का प्रॉब्लम है और उसमें वो किस तरह से उस वक्त को हेल्प कर सकता है। यानी इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम, सो हाउ कैन आई मैनेज दिस प्रॉब्लम बाई डूइंग दीज 3 स्टेप्स ना, जो अभी हम बताएंगे। एक पार्ट ये होगा कि कैसे मैं अपने अटेंशन स्पैन की एबिलिटी को इम्प्रूव करूँ, यानी एडिंग सम एक्शंस टुडे, कैसे वो इन फ्यूचर मेरे अटेंशन स्पैन को बेहतर करें। बिल्कुल जी। सो पहले हम ये बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। यानी इफ समबडी थिंक्स के ही और शी हैज़ सम डिफ़िकल्टी, यानी अटेंशन स्पैन का उनको डिफ़िकल्टी है और वीकनेस के तौर पर एग्जिस्ट करती है उनके अंदर, सो सबसे पहले वो ये देखें कि इन्वायरमेंट में क्या चीज़ उनको हेल्प कर सकती है उनके अटेंशन स्पैन को बेहतर करते हुए। सो इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस वो लेकर आए अपने, जिससे कि उसका अटेंशन स्पैन बेहतर हो जाए। अभी रीजंस की बात अगर हम करें तो वहीं पर मैनेजमेंट भी हमें मिलती है। सो अगर हम डिस्ट्रैक्टेबिलिटीज़ को अपने इन्वायरमेंट से ज़रा, ऐसी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी होती हैं वो भी अब डिसाइड करने वाली बात है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हाँ। लेकिन अगर आप इस ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ सेलफोन्स आपके बहुत पास होते हैं, नोटिफिकेशन बाद बीप होती है, आपको वो डिस्ट्रैक्शन है, आपको चेक करने की फिर इम्पल्स आती है। इसी तरह इंटरनेट
फैसिलिटी का होना, इसी तरह टीवी चल रहा है, उस टीवी के चलते हुए साथ काम करने की ख्वाहिश होती है कि साथ साथ न्यूज़ भी सुन लूँगा। तो इस तरह की अगर हम मल्टीटास्किंग को कम करें, डिस्ट्रैक्शंस आपने कहा कि अगर हम एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज कर लें, एनवायरनमेंट को चेंज कर लें, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ज़रा अगर कॉन्शियसली उसके ऊपर काम कर लें, तो एक तो हेल्प हमें उधर से मिल सकती है कि जब मिसाल के तौर पर एक बंदे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पर उसको डिफ़िकल्टी है, तो उसको उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए ये देखना चाहिए कि जो वो टाइम अपना पढ़ाई के लिए लगा रहा है, तो उस वक्त उसको फ़ोन, टीवी, एनी अदर डेडिकेटेड टाइम पढ़ाई का, वो फिर अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे पढ़ाई पे कर रहा है, तो फिर ही और शी हैज़ टू फोकस ऑन हिज और हर स्टडीज़ ना, नथिंग एल्स। तो डिस्ट्रैक्शंस को एनवायरनमेंट से निकाल देना। अच्छा, खाना भी एक डिस्ट्रैक्शन होती है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। सो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इसी तरह से जो भी जहाँ पर भी आपको वेट मैनेजमेंट में अगर अटेंशन के इश्यूज आ रहे हैं और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को जो है वो ज़रा इर्द गिर्द, खाने पीने की चीज़ें दूर दूर रखें, फ्रिज खाली रखें। देखिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आई मस्ट से दैट, कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मैनेजमेंट उसको कहते हैं कि जब आपके सामने चीज़ पड़ी और आप ना करें, यानी विल पावर को ज़्यादा परसेंटेज दे देते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम कोई भी एफर्ट्स करते हैं, कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं अपने साथ, जैसे वेट मैनेजमेंट का है, तो शुरू में वल्नरेबिलिटी होती ही होती है। आप रेजिस्ट कर सकते हैं कोई 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 6 दफ़ा, लेकिन एट द एंड आपका इमोशनल स्टेट ज़रा अपसेट होता जाएगा एंड वन डे डेफिनेटली यू विल रिलैप्स, यू कैन रिलैप्स ना, आप इमोशनल ईटिंग की तरफ जा सकते हो। सो किसी भी जो भी आप जहाँ पर भी आप अपना अटेंशन को बेहतर करना चाहते हो, तो नंबर 1 अपने इन्वायरमेंट में चेंज करें, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, इर्द गिर्द की जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, आपका अटेंशन वो ले लेती हैं रादर देन जिस काम को आपने करना होता है, तो पहली तो मैनेजमेंट आपको ये हेल्प करती है। दूसरा, टास्क को ज़रा उसमें कुछ चेंजेस लाकर, यानी इन्वायरमेंट में चेंजेस, देन फिर टास्क में चेंजेस लाकर, जिस भी एरिया में आप अपने अटेंशन को बेहतर करना चाहते हैं, उस टास्क में कुछ चेंजेस ला दें। यानी अगर 2 घंटे का काम है, तो एक एग्जांपल उसको चंक्स में कर लें। चंकिंग ये बहुत हेल्प करती है अटेंशन, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, हमें जो स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, लंबी लंबी चैप्टर्स याद करने पड़ते हैं, तो उनको अगर वो चंक्स में याद करें तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे आपने कहा कि 2 घंटे का काम है, उसे चंक्स में कर लें। हाँ, सो उसमें इंटरवल जिसको कहते हैं कि उस दरमियान में अपने आप को रीइंफोर्स भी करें, लेकिन आप टास्क को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके और उसके अंदर कुछ चेंजेस ला कर, जिसमें खास करके हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, एंड वो ज़्यादातर स्टडीज़ ही होती हैं, वो ज़्यादातर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ही होता है जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं होता। सो वहाँ पर आप ऐसा कोई अपने टास्क में, यानी पढ़ाई का जो टाइम आप डेडिकेट कर रहे हो, उसके टाइमिंग में वो अगर एक चैप्टर है तो एक पेज उसको कर लें, एक पैराग्राफ कर लें। सो उस टास्क में कोई चेंजेस लाकर भी आप अपना अटेंशन जो है वो बेहतर कर सकते हैं। फिर रिवॉर्ड करके, इंसेंटिव को अटैच करके आप अपने अटेंशन को भी बेहतर कर सकते हैं। ये इतनी इफेक्टिव चीज़ है कि अगर टास्क इंटरेस्टिंग नहीं भी है, लेकिन हम उसके साथ कोई रिवॉर्ड अटैच कर देते हैं, तो फिर हम वो काम ज़्यादा आसानी से करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई इंसेंटिव अटैच कर देते हैं, आप कोई भी रिवॉर्ड अटैच कर देते हैं कि अच्छा ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं फिर आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ, कोई भी है, कोई भी चीज़ हेल्दी, सो वो करने से भी आपका अटेंशन जो है वो ये स्किल इम्प्रूव होती है बाय एसोसिएटिंग सम इंसेंटिव विद योर, जिसको कहते हैं नॉन इंटरेस्टेड और बोरियत से भरे हुए टास्क में खास करके रिवॉर्ड हेल्प करता है आपको। फिर लोगों से हेल्प लेना, चौथी बात, आप लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं कि आपके जो इंटरेस्ट का काम नहीं है तो वो कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, क्या वो आपको समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। फ्रेंड्स के साथ आप
उस चीज़ को डिस्कस कर लेने से काफ़ी हेल्प हो जाती है। जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। डिस्कस करने से हमें याद रहता है कि मैंने उसके साथ डिस्कस किया था, तो डिस्कसन काफ़ी हेल्प करती है। काफ़ी हेल्प करती है। सो ये तो 4 चीज़ें हो गई जो कि आप करंटली अगर अटेंशन को फेस कर रहे हैं कि सस्टेन अटेंशन का स्किल आपके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इन 4 चीज़ों को चेंजेस लाकर, यानी इन्वायरमेंट में, टास्क में, रिवॉर्ड यूज़ करके एंड देन लोगों की हेल्प लेकर तो इसको बेहतर कर सकते हैं एडल्ट के लेवल पर। एक जो चीज़ हम चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में ऐड कर लें आज से, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हमने शुरू में ब्रेन के हवाले से काफ़ी बातचीत की है और उसमें हमने बार बार एक बात की कि ब्रेन रेस्टिंग पोजीशन में भी काम कर रहा होता है, ऑलवेज ऑन मोड पे होता है, ऑलवेज ऑन मोड पर होता है। नींद को, अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए एक वंडर पिल का नाम दिया गया कि अगर हम अपनी नींद को बेहतर करते हैं, सो ये हमारे अटेंशन स्पैन को मैजिकल वे में बेहतर कर रही होती है। तो ये एक दवाई है जो सब लोगों को लेने की ज़रूरत है, जो हम सबको सही तरीके से लेने की ज़रूरत है। अब सही तरीके से मुराद ये कि नींद के बारे में अगर सवाल किया जाए ना, अभी आई डोंट नो, मैं रिसर्च को किसी को कोट नहीं करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई 80% लोग तो होंगे जो जिनके साथ स्लीप डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब वो स्लीप डिफ़िकल्टीज सवेयर नहीं, जब भी आप किसी से पूछे होंगे कि जी बहुत जल्दी आँख खुल जाती है या टूट कर नींद आती है, बेचैन रहता हूँ, जब सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो मूड अच्छा नहीं होता है, विच मीन्स कि आपका नींद जो है वो प्रॉपर नहीं है। आपकी बॉडी को जितने रेस्ट की ज़रूरत है उस तरह का रेस्ट आप अपनी बॉडी और ब्रेन को नहीं मिल रहा। इसी वजह से प्रॉब्लम्स दिन ब दिन आप देखें बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। बिकॉज पहले ज़माने में अगर कोई इस तरह से का कोई स्ट्रेसफुल टास्क करते थे ना लोग, तो उसके बाद वो उनका एक रिचुअल बना हुआ था कि वो रेस्ट करते थे। एंड जब वो रेस्ट करते थे तो टेक्निकली उनकी बॉडी एंड ब्रेन जो है वो रीस्टेट होते थे। एंड जब वो रीस्टेट होते थे तो फिर वो अगले टास्क के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर होते थे। अगला रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो रिसाइकलिंग हो रही होती है हमारे माइंड में, यानी कि डैमेजेस रिपेयर हो रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल एक नेचुरल प्रोसेस है स्लीप का। हाँ, सो नींद को अगर हम बेहतर करते हैं तो हमारा जो अटेंशन है वो बेहतर ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। अब नींद को कैसे बेहतर करना है और यानी किन एरियाज़ में आपको स्लीप हाइजीन की ज़रूरत है उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करें, लेकिन अपनी नींद की जिसको हाइजीन कहते हैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करें। एक सफिशेंट स्लीप लेना हर एडल्ट, हर टीन, हर उम्र के बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो प्रॉपरली फंक्शन करना लाइफ में चाहते हैं। तो अटेंशन स्पैन आपका फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बेहतर करती हैं। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी सिंपल एग्जांपल आपका वॉक एंड एक्सरसाइज हो सकती है। सो अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में हैं तो उसका असर भी आपकी अटेंशन स्पैन पर पड़ता है पॉजिटिवली। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हमारे ब्रेन में ऐसी वेव्स जनरेट होती हैं जिसको अल्फ़ा रे कहते हैं, जिससे फोकस इंक्रीज़ होता है। डायरेक्टली हमारी अटेंशन जो है वो बेहतर हो रही है फिज़िकली एक्टिव रहने से। हाँ बिल्कुल। अब वो कोई स्पोर्ट्स भी हो सकती हैं, वो कोई वॉक एंड एक्सरसाइज भी हो सकती हैं। अब एक्सरसाइज से मेरी मुराद कोई हैवी किस्म की एक्सरसाइजेज नहीं है, जस्ट एक्सपैंड योर बॉडी। वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉक, जॉग, ये बेस्ट एक्सरसाइज है। सो ये 2 काम आज अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो हम ना सिर्फ अटेंशन अपनी बेहतर कर सकते हैं बल्कि सारी एग्जेक्टिव स्किल्स जो हैं इससे इम्प्रूव होना शुरू। तीसरी चीज़ डाइट, आई फॉरगॉट जी। वैसे हमारे पास टाइम भी कम है, हमने सोचा था हम स्लीप पे ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम कम है जिसकी वजह से हमें शो एंड करना है। तो अगर समराइज़ हम कर दें लास्ट 3 फैक्टर्स को, तो स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी अटेंशन स्पैन को, हमारे फोकस को इंक्रीज कर सकती हैं। ओवरऑल एग्जेक्टिव स्किल्स में आपको हेल्प करती है, हर एग्जेक्टिव स्किल्स को ये बेहतर करती हैं अगर हम इन चीज़ों पर आज से काम करते हैं। मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी जिसमें ये टॉप 3 फैक्टर्स हैं हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ, स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो इन तीनों चीज़ों पे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जी इन पे फोकस रखें। हम आज के शो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ। मुझे और मिस शमाला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।